नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम राजस्थान की ज्योग्राफी की श्रृंखला में हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे। राजस्थान की भौतिक स्वरूप में हमने पिछली 2 क्लासों में हमने बात की। पहली क्लास में हमने बेसिक की बात की थी। दूसरी क्लासों में हमने कुछ अलग पॉइंट देखे थे अरावली के। राजस्थान के 4 भौतिक स्वरूपों में हमने विभाजित किया था सामान्यतः, उनमें से हम अरावली पढ़ रहे थे सबसे पहले। तो पिछली क्लास में हमने अरावली के 6 पॉइंट क्लियर किए थे, यानी भौतिक स्वरूप का पहला पार्ट चल रहा है। ये 4 पार्ट हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अरावली की मैं अगर बात करूँ भौतिक स्वरूपों में, तो अरावली के 6 पॉइंट हमने क्लियर कर दिए। हम 7वें पॉइंट की ओर चलेंगे। अरावली का विस्तार भारत के संदर्भ में कहाँ है, ठीक है, और राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे। तो आप बने रहिए। देखिए आप एक बात ध्यान रखें, अरावली का मुख्य रूप से भूभाग की बात करें तो अरावली का मुख्य रूप से विस्तार पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक है। पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक है। पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पालनपुर गुजरात से गुजरात, ये मुख्य रूप से पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होती है और दिल्ली तक स्थित है, ठीक है। अभी पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक ये टोटल कितनी है, 692 किलोमीटर है। अरावली की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है, ठीक है। और दिल्ली में देखिए आप, दिल्ली व करौल के मध्य, दिल्ली और करौल भाग के मध्य छोटी मोटी पहाड़ियों को, अरावली की छोटी पहाड़ियों को, अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियों को दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली रेंज, इन्हें दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। और इन्हें यहाँ पर रायसीना की पहाड़ियाँ कहते हैं। रायसीना की पहाड़ियाँ, इन्हें यहाँ पर दिल्ली रेंज या रायसीना की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यही जो पॉइंट है अरावली का, यही पॉइंट है अरावली का उत्तरी बिंदु है। उत्तरी बिंदु, अरावली का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दिल्ली रेंज। अरावली के उत्तरी बिंदु में दिल्ली रेंज या रायसीना की पहाड़ियाँ आती है। और इसी दिल्ली रेंज के पास की अगर मैं बात करूँ तो यहीं पर आपकी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी स्थित है। और यहीं पर आपकी संसद स्थित है। संसद करौली के लाल पत्थरों से बनी हुई है। करौली के लाल पत्थरों से बनी हुई है। करौली के लाल पत्थरों से बनी हुई है। और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है और संसद यहीं पर है, ठीक है। और यहीं पर आपका राष्ट्रपति भवन है। भारत का राष्ट्रपति भवन यहीं पर स्थित है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन धौलपुर के लाल पत्थरों से बना है। धौलपुर के लाल पत्थरों से बना है। लाल पत्थर किसके, धौलपुर के। ये धौलपुर के लाल पत्थरों से बना है। करौली संसद के लाल पत्थरों से बनी हुई है, ठीक है। ये उत्तरी बूंद, ठीक है। और राष्ट्रपति भवन का वास्तविक नाम अगर मैं देखूं तो वास्तविक नाम की बात करें तो क्या है, वाइस रिंगल लॉज है। वाइस रिंगल लॉज ये राष्ट्रपति भवन का वास्तविक नाम है। भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल है। भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल कौन सा है, राष्ट्रपति भवन है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय महल कौन सा है, जसवंतगढ़ है, ठीक है। सॉरी, उमेद पैलेस है। राजस्थान का सबसे बड़ा अगर आवासीय महल या स्थान की बात करूं तो उमेद पैलेस है। और भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति है। इसका वास्तविक नाम है वाइस रिंगल लॉज है। और इसमें निवास करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, इसमें निवास करने वाले प्रथम व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड इरविन है। लॉर्ड इरविन थे सबसे पहले इसमें निवास करने वाले व्यक्ति। कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। किसमें, राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन का नक्शा बनाने वाले कौन थे, इडविन और लोडविन थे। तो ये बात है उत्तरी पॉइंट की, अरावली के उत्तरी पॉइंट की। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन के बारे में ध्यान रखना है
क्या कहते हैं ये ध्यान रखना है। करौली में लाल पत्थरों से संसद बनी, ये ध्यान रखना है। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है उत्तरी बिंदु में। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्य भाग कहाँ से स्टार्ट होता है? पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होता है। टोटल कितनी है? 692 है, ठीक है। और गुजरात के बाद में कहाँ जाती है? राजस्थान में जाती है। और राजस्थान से बाद में कहाँ जाती है? हरियाणा में जाती है। और हरियाणा से कहाँ चली जाती है? हरियाणा से कहाँ चली जाती है? दिल्ली में चली जाती है। लेकिन इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अब मैं बात करूँ ये मुख्य भूमि की बात है। अगर ये बात यहाँ दिल्ली की बात करें कि अरावली की संपूर्ण, देखिए आप, ये अरब सागर है, ये क्या है? अरब सागर है, ये अरब सागर है। बात समझ पा रहे हैं? ये अरब सागर है। ये देखिए आप, ये खंबात की खाड़ी है, ठीक है। और ये जो खाड़ी है ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। अब आप ध्यान से देखिए, ये कच्छ का रण है, कच्छ का रण है, ठीक है। और ये संपूर्ण क्या है? अरब सागर है। ये क्या है? लक्षद्वीप है। अब देखिए आप, लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती है, कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी? कवरत्ती। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है। और इस मिनिकॉय द्वीप के नीचे मालदीव देश स्थित है। और मालदीव देश की राजधानी माले है। तो मालदीव देश नीचे है, ठीक है। तो अब बात हम कर रहे हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप के दक्षिण भाग में सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप है, सबसे दक्षिणतम। इस मिनिकॉय द्वीप से अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। और यहाँ से अरावली अरब सागर में जाती है और फिर खंबात की खाड़ी से होती हुई इस मुख्य भूभाग से जुड़ी हुई मानी जाती है। वर्तमान में ये भूभाग पानी में स्थित है। वर्तमान में इसका ये जो भाग है ये किस में है? अरब सागर में। किस में है? अरब सागर में। वर्तमान में अरब सागर में। अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं, अरावली का पिता कहते हैं। तो अरब सागर की बेटी कौन है? अरावली है। अरब सागर की बेटी कौन है? अरावली है। अरावली का पिता कौन है? अरब सागर है, ठीक है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, कोची को कहते हैं। कोची केरल का शहर है कोची। अरब सागर की रानी और अरब सागर की बेटी किसे कहते हैं? अरावली को कहते हैं। अरावली का पिता कौन है? अरब सागर है। तो ये ध्यान रखेंगे, अरावली मुख्य रूप से, अरावली का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप है, ये दक्षिणतम बिंदु है। अरावली का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप ऑप्शन में नहीं तो लक्षद्वीप है, ठीक है। और यहीं से अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसी कारण अरब सागर में उत्पत्ति हो रही है। तो अरब सागर अरावली का क्या है? पिता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ रहे होंगे। जबकि भूभाग की अगर बात करूँ तो भूभाग का एक विस्तार है, पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक है। पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक है। और ये वर्तमान में पानी में डूबा हुआ भाग है, ठीक है। तो ये अरावली का विस्तार है भारत के संदर्भ में। चले आगे, ठीक है। ये विस्तार आप ध्यान रखेंगे अरावली का भारत के संदर्भ में। आगे की बात हम करते हैं। देखिए आप, आगे हम बात करें विस्तार राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे आप। अरावली का विस्तार राजस्थान में है। अरावली विस्तार राजस्थान में है। अरावली का विस्तार राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है? देखिए पालनपुर गुजरात जहाँ खत्म, देखिए पालनपुर गुजरात से लेकर तो मुख्य भाग स्टार्ट होता है और दिल्ली तक है। ये तो पूरी अरावली की बात हो रही है। राजस्थान के संदर्भ में मैं बात करूँ तो देखिए आप, चलो बात करते हैं। ये सिरोही की सीमा है। ये सीमा किसकी है? सिरोही की है। जहाँ सिरोही की सीमा प्रारंभ होती है वहीं पर खत्म होती है किसकी सीमा? यहाँ पर खत्म किसकी होती है? यानी समाप्त होती है, समाप्त यहाँ होती है खेड़ बर्मा गुजरात। जहाँ खेड़ बर्मा गुजरात की सीमा समाप्त होती है, यानी गुजरात दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। और गुजरात का भाग कहाँ पूरा होता है?
खेड़ ब्रह्मा गुजरात के पास में। तो खेड़ ब्रह्मा की जो सीमा समाप्त होती है वहीं से सिरोही की सीमा स्टार्ट हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से अरावली का विस्तार स्थित है, ठीक है। और ये अरावली खेतड़ी झुंझुनू तक है, अरावली खेतड़ी झुंझुनू तक है, ये अरावली का विस्तार है, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार दक्षिणी भाग में है, मध्य भाग में थोड़ा कम है, फिर वापस थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये अरावली है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? सिरोही से स्टार्ट हो जाती है। अगर सिरोही की बात नहीं करें तो खेड़ ब्रह्मा समाप्त होता है, तो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे खेड़ ब्रह्मा पड़ता कहाँ है? देखिए आप, गुजरात में पड़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से इसकी सीमा स्टार्ट हो जाती है और ये खेतड़ी तक स्थित है। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। बात समझ रहे हो आप? खेतड़ी झुंझुनू में, यहाँ से लेकर यहाँ तक राजस्थान में इसकी है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है सर? तो राजस्थान में इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 है, जबकि अरावली की टोटल लंबाई कितनी है? अभी हमने देखी, अरावली की टोटल लंबाई 692 किलोमीटर थी, ठीक है। जबकि राजस्थान की बात करें तो कितनी? 550 है, ठीक है। अरावली का विस्तार राजस्थान की बात नहीं करके पूरे भारत में देखें तो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है? तो फिर गुजरात है, गुजरात के बाद में राजस्थान है, राजस्थान के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में दिल्ली। तो ये राज्य आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ठीक है। राजस्थान, अरावली की कुल लंबाई का राजस्थान में कितना परसेंट है? 80%। अरावली की लंबाई 80% का है, राजस्थान में है। तो खेतड़ी से लेकर सिरोही तक राजस्थान में फैली हुई है अरावली। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो इसका विस्तार राजस्थान में, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब आगे बात करें, अरावली के विस्तार की बात हमने की है, और आगे हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतरों की बात करें कि अरावली के अक्षांश, अरावली की अक्षांश स्थिति और देशांत स्थिति की मैं बात करूंगा। तो देखिए आप क्या बात करनी है, कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट? देखिए आप, अरावली की अक्षांश और देशांतरी स्थिति के कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। एक बात आप ये ध्यान रखेंगे, देखिए आप, चलो यहाँ देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अरावली की हमने बात की है, ये देखिए आप, अरावली का विस्तार यहाँ ज़्यादा है और फिर ये कम, फिर ये ज़्यादा, ठीक है, ये अरावली है, ठीक है। अब मैं बात करूँ अरावली की अक्षांश स्थिति और देशांतर स्थिति की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अक्षांश और देशांतर की बात करूँ तो अरावली आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, ठीक है। पहले टॉपिक में हमने अक्षांश और देशांतर को विस्तार से देखा है। आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, ठीक है। तो अरावली की अक्षांश स्थिति की अगर मैं बात करूं, अरावली की अक्षांश स्थिति, अरावली कौन सी दो आड़ी रेखाओं के बीच में स्थित है? आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। ये देखिए आप, कौन सी दो अक्षांश रेखाओं के बीच में अरावली स्थित है, ठीक है। तो अक्षांश रेखा की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से, जिनको अक्षांश और देशांतरों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो पहली क्लास को ध्यान से देखें। और अक्षांश और देशांतर के बारे में मैंने विस्तार से बताया कि यहाँ उत्तरी अक्षांश क्यों आया। अब आधे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये राजस्थान का दक्षिण भाग है और उत्तरी अक्षांश कैसे आ रहा है, क्योंकि राजस्थान है ही उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध की सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं, ठीक है। तो 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है, फिर अरावली का विस्तार कहाँ तक है? यहाँ तक, देखिए आप, तो कहाँ पूरा होता है? 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। मैं अक्षांशों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अरावली की अक्षांश स्थिति ये है। तो आप बताओगे सर अरावली की अक्षांश स्थिति का अंतर कितने हैं? तो आप देख लीजिए अंतर कितने हैं, इन दोनों के बीच में अंतर कितना? 20 मिनट में 20 मिनट गई तो कुछ नहीं बचेगा, तो 28 में 23 के तो कितने? 5 डिग्री का अंतर है। अरावली की अक्षांश स्थिति का अंतर कितना है? 5 डिग्री है, ठीक है, 5 डिग्री का अंतर है। अब आप बात करेंगे सर अरावली की अगर बात कर रहे हैं तो अरावली की एक बात आप ध्यान रखेंगे, अरावली की सबसे दक्षिण जो पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में विस्तार की अगर बात करूँ, अरावली की दक्षिण विस्तार की मैं बात करूँ तो कालिंजरा की पहाड़ियाँ हैं, कालिंजरा
पहाड़ियाँ, कालिंजरा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? कालिंजरा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? तो ये ध्यान रखेंगे बांसवाड़ा में पड़ती है। कालिंजरा की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा में। अरावली का दक्षिणी विस्तार है, मतलब अरावली का विस्तार लास्ट दक्षिणतम कहाँ तक है? तो कालिंजरा की पहाड़ी तक है। और अरावली का मैं देखूं कि ये कौन सा भाग, पश्चिम विस्तार देखूं मैं, अरावली का पश्चिमी विस्तार देखूं, पश्चिम विस्तार की अगर मैं बात करूं कि अरावली का पश्चिमी विस्तार कहाँ तक है, तो आप बताएंगे सिवाना तक, सिवाना है, सिवाना बाड़मेर तक है। अब देखिए आप, अरावली का दक्षिणतम विस्तार कौन सा है? कालिंजरा की पहाड़ी बांसवाड़ा। अरावली का पश्चिम विस्तार पूछे तो आप बताएंगे अरावली का सिवाना तक है, सिवाना बाड़मेर तक है। अरावली का उत्तरी विस्तार पूछे, अरावली का उत्तरी विस्तार अगर पूछे कि अरावली उत्तर में कहाँ तक है, तो आप बताएंगे सर ये खेतड़ी तक विस्तारित है, खेतड़ी झुंझुनू तक है। अरावली का अगर आपको पूछे पूर्वी विस्तार कहाँ तक है, तो अरावली का पूर्वी विस्तार की अगर मैं बात करूँ तो अरावली पूर्वी विस्तार में कहाँ तक है, तो आप बताएंगे सर ये भरतपुर के बयाना तक है, भरतपुर के बयाना तक स्थित है। तो अरावली के चारों दिशाओं की मैंने बात की। अरावली का पश्चिम में विस्तार और कहाँ तक स्थित है? बाड़मेर के सिवाना तक स्थित है। पूर्व में पूछे तो बयाना भरतपुर, उत्तरी बिंदु पूछे तो अरावली का खेतड़ी, और दक्षिणी बिंदु पूछे तो कालिंजरा की पहाड़ी है। और अरावली कौन सी दो अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है? अक्षांश का मतलब जो ग्लोब में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है काल्पनिक रेखाएं, आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश। तो कौन सी अक्षांशों के बीच में स्थित है अरावली? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करूं अरावली के देशांतर की बात करूं, अरावली के देशांतर की स्थिति की अगर बात करें, उससे पहले देखिए एक बात आप कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर कर सकते हैं, मैंने समझा भी दिया भैया कि अरावली का विस्तार तो ये है, लेकिन राजस्थान का विस्तार कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? देखिए आप, राजस्थान का विस्तार कहाँ स्टार्ट होता है, तब आप बताएंगे 23 डिग्री 3 मिनट से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान कहाँ तक है? 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। 23 से 30 12 राजस्थान का विस्तारित है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट है। लेकिन हम बात अरावली की कर रहे हैं, तो अरावली ये 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट के बीच में है। राजस्थान की विस्तारित अलग है, अरावली का अलग है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अरावली का विस्तार भी बता देंगे और अरावली की अक्षांशीय स्थिति भी आप बता देंगे। अब बात करते हैं अरावली की देशांतर स्थिति, ठीक है, देशांतर की स्थिति। और अगर मान लो यहाँ से अगर आप चाहो कि सर अब जब अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कर्क की बात करें, तो कर्क रेखा तो देखिए इससे ऊपर आएगी, ठीक है। कर्क रेखा कितनी है? 23.5, 30 डिग्री 30 मिनट को साढ़े, ये देखिए आप, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश क्या है? कर्क रेखा है। अब आप देख लीजिए, अरावली के विस्तार से ऊपर है। अरावली का विस्तार तो 23 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होता है, जबकि 23 डिग्री 30 मिनट से कर्क रेखा स्टार्ट होती है, यानी कि राजस्थान का विस्तार नीचे है, फिर अरावली का विस्तार है, और फिर विस्तार किसका है? कर्क रेखा का है। तो ये 3 रेखाएं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। राजस्थान के दक्षिण भाग में आपको 3 रेखा ध्यान रखनी है, एक तो 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 20 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट, तीनों ही अलग अलग। राजस्थान का विस्तार वो है, ये राजस्थान का विस्तार स्टार्ट होता है, यहाँ से अरावली का विस्तार स्टार्ट होता है, और यहाँ से कर्क रेखा स्टार्ट होती है। बात समझ पा रहे हैं? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात हम करते हैं देशांतर रेखाओं की। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाओं की बात अगर करें अरावली में, तो आप देखिए ध्यान से, देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। देशांतर रेखाओं का मतलब खड़ी रेखाएं, ग्लोब पर खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं, और आड़ी रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, ये बात है। और देशांतरों के हिसाब से भारत कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत में जितनी भी अक्षांश देशांतर आएंगी, देशांतर आएंगी, वो सभी देशांतर रेखा पूर्वी देशांतर होंगी। और भारत कौन से गोलार्ध में? अक्षांशों के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत में स्थित सभी अक्षांश क्या होंगी? उत्तरी अक्षांश होंगी, ठीक है। ये बात आप मैंने पहली क्लास में बता दी है, आप ध्यान से देखें पिछले वीडियो को। अब बात करते हैं हम अरावली की देशांतर स्थिति।
अरावली की देशांतरी स्थिति की हम बात करें तो देखिए ये देखिए आप अरावली की बात कर रहे हैं। ये अरावली है, कौन सी दो खड़ी लाइनों के बीच में स्थित है, ठीक है। तो आप बताएंगे सर अरावली की अगर बात करें, अरावली सिवाना तक फैली हुई है, ठीक है। और अरावली का जो पूर्वी बिंदु है वो कहाँ तक है, ये देखिए आप, भरतपुर है। कौन सा है, भरतपुर का बयाना है, ठीक है। भरतपुर का बयाना, ये जो पॉइंट है ये भरतपुर बयाना है, बयाना भरतपुर तक है, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन सा पॉइंट है, सिवाना है, सिवाना बाड़मेर तक है। तो आप बताएंगे सर सिवाना बाड़मेर से बयाना भरतपुर के बीच में तो दो खड़ी लाइनें हैं, कौन सी दो खड़ी लाइनों के बीच में स्थित है, अरावली। तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर, ये खड़ी लाइन है उसका नाम देशांतर है। और भारत में सभी देशांतर कैसी है, पूर्वी देशांतर है। तो मैं लिख देता हूँ पूर्वी देशांतर। 72 डिग्री से स्टार्ट होती है, फिर 73 है, 74 है, 75, 76 और लास्ट का जो पॉइंट अरावली का वो कितना है, 77 डिग्री है, पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। 77 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा अरावली का लास्ट विस्तार है, ठीक है। तो आप बताएंगे सर देशांतर रेखाओं का अंतर कितना है, तो आप अंतर देख लीजिए, आप अंतर कितना है, ठीक है। तो आप अंतर करेंगे तो 77 डिग्री में से ये घटाएंगे तो आप घटा लेंगे आराम से कि सर 77 डिग्री में से 72 डिग्री और 10 मिनट घटाना है। क्या घटाना है, 10 मिनट घटाना है। ये देखिए आप, अब डिग्री में से डिग्री तो आप घटा देंगे लेकिन मिनट नहीं है। तो आप एक काम करेंगे, 77 डिग्री के पास एक हासिल यहाँ आ जाएगा तो यहाँ 60 मिनट हो जाएंगे। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होती हैं, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो 60 मिनट यहाँ आ जाएंगी, तो 60 मिनट में से 10 मिनट जाएंगी तो कितनी बचाएंगी, 50 मिनट। अब यहाँ कितनी बच गई, 77 नहीं, अब यहाँ 76 ही है, 76 में से 72 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। तो क्या बचेगा, 4 डिग्री 50 मिनट इनका अंतर बचेगा, अरावली की देशांतर रेखाओं का अंतर है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि राजस्थान की अक्षांश स्थिति देखें तो ये है, राजस्थान की अक्षांश स्थिति 69 डिग्री 23 मिनट से स्टार्ट होती है और राजस्थान का लास्ट धौलपुर तक देखें तो 78 डिग्री 17 मिनट तक ये है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में राजस्थान फैला हुआ है। और राजस्थान की मध्यवर्ती देशांतर कौन सी है, 74 डिग्री है। ये बात हमने की थी, तो ठीक है। अरावली का देशांतरी विस्तार आप समझ पाए, अरावली का अक्षांशीय विस्तार आप समझ पाए, अरावली का उत्तरी बिंदु, अरावली का दक्षिण बिंदु राजस्थान में, अरावली का पश्चिम और पूर्वी बिंदु, 4 बिंदुओं की बात की हमने राजस्थान में। तो ये बात भी हमने समझी है, उम्मीद करता हूँ आगे हम चलें आप समझ पाए होंगे इस बात को। तो देखिए हम 9वें पॉइंट की ओर चलते हैं। अरावली ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की हम बात करें तो देखिए यहाँ विस्तार से बात करें अरावली में ग्रेट बाउंड्री। देखिए मैं बात कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि सर भारत में कुल 16 ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। भारत में कुल कितने, 16 ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। भारत में कुल कितने, 16 हैं, जो आपको मुख्य ध्यान रखने हैं। देखिए आप, पहले मैं राजस्थान की बात कर लेता हूँ, फिर हम बात करेंगे। हम पहले अरावली की बात करते हैं। अरावली, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये है विंध्याचल, ठीक है। ये भाग है अरावली, ये भाग अरावली और ये है विंध्याचल। ये है विंध्याचल पर्वत है जो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम सीमा से गुजरता है,
ठीक है। ये गुजरात से लेकर सासाराम बिहार तक है और मध्य भारत में आता है। और ये मध्य भारत में इनमें जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं पहाड़ियों से नदियों का उद्गम होता है। चंबल नदी, माही नदी का उद्गम इन्हीं पर्वतमाला से होता है। ठीक है। तो अरावली और विंध्याचल के बीच में एक भ्रंश घाटी है और इस भ्रंश घाटी को बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यानी एक दरारी भ्रंश घाटी है। ठीक है। तो चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में स्थित है। जैसे यहाँ पर आप बात करेंगे कि सर चंबल नदी कहाँ कहाँ बहती है, तो मैं बात करूँ तो चित्तौड़ में, तो चित्तौड़, ठीक है। फिर बात करें और कोटा, और बात करें तो बूंदी, और बात करें तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और बात हम करें तो करौली, आगे वाले ज़िले की बात करें तो धौलपुर। तो राजस्थान में चंबल नदी 6 जिलों से बहती है। इन 6 जिलों के ये जो भाग है, चित्तौड़गढ़ से लेकर धौलपुर तक का ये जो भ्रंश है, ये भ्रंश घाटी, ये है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। राजस्थान में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, विंध्याचल और अरावली के मध्य है। राजस्थान में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कौन सी दो पर्वतमालाओं के बीच में, विंध्याचल और अरावली के बीच में, कितने जिलों में, 6 जिलों में। ठीक है। जहाँ पर चंबल नदी का बहाव क्षेत्र आता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ स्थित है और दो के जोड़े ऑप्शन में आए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे बूंदी और सवाई माधोपुर आंसर होगा। क्या होगा? बूंदी और सवाई माधोपुर आंसर। राजस्थान में भ्रंश घाटी का विस्तार कहाँ स्थित है, तो बूंदी और सवाई माधोपुर में इसका ज़्यादा विस्तार है। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन मुख्य रूप से कहाँ तक स्थित, चित्तौड़गढ़ से लेकर धौलपुर तक है। कौन सी दो पर्वतमालाओं के बीच में? विंध्याचल और अरावली के बीच में स्थित है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है। यही आपको और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। देखिए आप और कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखेंगे, मैं और कॉन्सेप्टों की बात कर रहा हूँ। क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। देखो चलो यहाँ लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको ध्यान रखना है। एक तो आप ध्यान रखेंगे रंगीन पहाड़ियों की बात करेंगे। दूसरी बात है अरावली और विंध्याचल समकोण पर कहाँ काटते हैं, समकोण की बात करेंगे। ठीक है। अरावली और विंध्याचल कहाँ मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अरावली और विंध्याचल के बीच में सहक्रांति का काम कौन करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इस भ्रंश घाटी से नदी कौन सी बहती है? चंबल। ठीक है। राजस्थान में जो भ्रंश घाटी कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी बहती है। ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी बहती है। ठीक है। और राजस्थान में जो भ्रंश घाटी कौन सी दो पर्वतमालाओं के बीच में? विंध्याचल और अरावली के बीच में। जिले अब मैंने बता दिए और मुख्य रूप से जिले पूछे तो बूंदी और सवाई माधोपुर। अभी यहाँ से देखिए आप, विंध्याचल और अरावली के बीच से ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। पहला क्वेश्चन है रंगीन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे अरावली और विंध्याचल के बीच में स्थित है। अरावली और विंध्याचल के बीच में क्या है? अरावली और विंध्याचल के बीच में रंगीन की पहाड़ियाँ स्थित है। लेकिन ये कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। ठीक है। सवाई माधोपुर में स्थित रंगीन की पहाड़ियाँ। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, अरावली विंध्याचल ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए कहाँ प्रतीत होते हैं, तो अरावली की पहाड़ियाँ और विंध्याचल की पहाड़ियों को बीच में आपस में समकोण पर काटती हुई कहाँ प्रतीत होती हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सवाई माधोपुर होगा। इसका आंसर भी क्या होगा? सवाई माधोपुर होगा। ठीक है। सवाई माधोपुर होगा। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अरावली और विंध्याचल कहाँ मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ये भी बात वही बात आ गई, सवाई माधोपुर में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अरावली और विंध्याचल के बीच में सहक्रांति का काम कौन करता है? चौथा क्वेश्चन तो आप बताएंगे अरावली और विंध्याचल के बीच में सहक्रांति का काम कौन करता है, तो ये करता है पठारी भाग। कौन करता है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अरावली और विंध्याचल के बीच में सहक्रांति का यानी जोड़ने का काम कौन करता है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। चौथे क्वेश्चन का उत्तर है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तीसरे का उत्तर है सवाई माधोपुर और दूसरे का उत्तर भी क्या है? सवाई माधोपुर। और इसका उत्तर भी क्या है? सवाई माधोपुर।
उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ 5वां नंबर। ठीक है, अरावली का केंद्रीय भाग, मैं आपको पूछ रहा हूँ अरावली का केंद्रीय भाग कहाँ है। एक तो होता है अरावली का मध्य भाग कहाँ स्थित है, तो अरावली का मध्य भाग तो अजमेर में है, अरावली का मध्य भाग अजमेर में, जबकि अरावली का केंद्रीय भाग कहाँ प्रतीत होता है, तो आप ध्यान रखेंगे अजमेर से लेकर अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और टोंक। अरावली का ध्यान रखेंगे, अरावली का मध्य भाग कहाँ स्थित है, या केंद्रीय मध्य भाग, केवल मध्य भाग पूछे तो अजमेर तक ही सीमित है, लेकिन केंद्रीय भाग कहाँ प्रतीत होता है, तो 3 जिलों में आप ध्यान रखेंगे, अजमेर, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में क्या है, अरावली का केंद्रीय भाग प्रतीत होता है। ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे इनके बीच में। और अरावली और विंध्याचल के बीच में जो बनस घाटी में पड़ी उसमें नदी बहती है, उसका नाम चंबल है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, आप ध्यान रखेंगे। अब मैं बात कुछ ये कर रहा था कि भारत में टोटल कितने 16 गण हैं, उनमें से महत्वपूर्ण आप ध्यान रखेंगे। उन महत्वपूर्ण की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप एक बात आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण की अगर मैं बात करूं तो आप बताएंगे सर कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। देखिए आप ध्यान रखें, देखो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये तो है ट्रांस हिमालय, ये है महान हिमालय, ये है लघु हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय। ठीक है, एक तो इनके बीच में कौन कौन सी भ्रंश घाटी है, भ्रंश फाल्ट की कौन कौन से, तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए इन दोनों के बीच में है, उसका नाम है सच्चर जोन, सच्चर जोन या हिंज लाइन। ठीक है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में सच्चर जोन या हिंज लाइन है, ये आप ध्यान रखेंगे। इन दोनों के बीच में कौन सा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब बीच में, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, थ्रस्ट है। और इनके बीच में कौन सा है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। किनके बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। और मैं अगर बात करूं, और अगर बात करें तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए आप ध्यान क्या रखेंगे, ये देखिए आप, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, राजस्थान भारत के मध्यवर्ती भाग में कौन है, सतपुड़ा है, और सतपुड़ा के भाग नीचे कौन है, विंध्याचल है। तो देखिए ये सतपुड़ा है, मध्यवर्ती भाग में ये सतपुड़ा है, और सतपुड़ा के सॉरी ये कौन सा है, विंध्याचल है, विंध्याचल है, और ये कौन सा है, सतपुड़ा है। ठीक है, ये सतपुड़ा है। इन दोनों के बीच में स्थित है, ये भी क्या है, भ्रंश घाटी है, और इस भ्रंश घाटी में नदी कौन सी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी यही है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, यानी मध्य भारत में, जहाँ नदी कौन सी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूँ विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी की, तो वो अफ्रीका, अगर मैं बात करूँ विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी की, तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है भ्रंश घाटी, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, वो सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। भारत की कुछ भ्रंश घाटी मैंने बता दी है, ठीक है, और ये राजस्थान से संबंधित कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये नोवा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए। चलें आगे। अब देखिए आप आगे, देखिए आप आगे कॉन्सेप्ट करें बात, तो देखिए अरावली की प्रमुख विशेषताओं की बात करें। अब मैं बात करूं अरावली की प्रमुख विशेषताओं की बात करूं, तो देखिए अरावली की प्रमुख विशेषताओं में क्या ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण पहले बात देखें तो अरावली की सबसे बड़ी बात पहले बात करूं तो देखिए अरावली एक तो समांतर की मैं बात करूं तो एक तो अरब सागर के मानसून के समांतर है, अरब सागर मानसून के समांतर है। ठीक है, दूसरा मेरा पॉइंट ये NH 8 जिसे वर्तमान में हम कहते हैं 48,
ठीक है, इसके भी क्या है, समांतर, इसके भी ये क्या है, समांतर स्थित है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, अरावली 50 सेमी वर्षा रेखा के समांतर है। ठीक है, ये बात आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे और आगे चलते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप अरावली, ये हिमालय व विंध्याचल के मध्य स्थित है। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी का मैदान व गंगा नदी का मैदान, इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है। ये हम चलते जाएंगे, अभी देखेंगे इसमें यहाँ पर। तो अब आप समझते जाइए, और विशेषताओं की बात तो हम करते रहेंगे। अब आप बोलोगे सर समांतर कैसे, देखिए आप अरावली के समांतर, ये देखिए आप, ये देखिए आप। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये अरावली का विस्तार यहाँ देखिए, ये अरावली है। ठीक है, ये अरावली है। ठीक है, ठीक है। अब अरावली का ये दक्षिण भाग, सॉरी, ये राजस्थान का दक्षिण भाग और ये पश्चिम भाग है। अरब सागर का मानसून, अगर मैं बात करूं, अरब सागर के मानसून की मैं बात करूं, अरब सागर की दिशा ये है, देखिए राजस्थान में ये प्रवेश करती है अरब सागर का मानसून राजस्थान में कैसे प्रवेश करता है, दक्षिण पश्चिम भाग से प्रवेश करता है। ठीक है, और ये दक्षिण पश्चिम भाग से अरावली के समांतर निकल जाता है आगे, ऐसे इस प्रकार से अरावली के समांतर ये आगे निकल जाता है। मरुस्थल में वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, तो मरुस्थल में वर्षा अरब सागर के मानसून से न होने का कारण क्या है, अरावली मानसून के क्या है, समांतर स्थित है। तो पहला पॉइंट मेरा यही था, अरब सागर के मानसून के समांतर है। और अरब सागर की शाखाएं जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो कौन सी दिशा से प्रवेश करती है, दक्षिण और पश्चिम से। तो फिर आगे जाकर ये शिवालिक हिमालय के टकराता है, और शिवालिक हिमालय के टकराने से हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब इन्हीं में वर्षा करता है, जबकि मरुस्थल में वर्षा नहीं हो पाती। इसका कारण अरावली अरब सागर के मानसून के समांतर स्थित है। तो पहला पॉइंट आपने क्लियर कर लिया। अब दूसरा पॉइंट है NH8 के समांतर है। देखिए NH8 है, अरावली के पूर्वी भाग से ये आ रहा है, NH8 है। NH8 ये दिल्ली से मुंबई है, दिल्ली से मुंबई जा रहा है, यानी दिल्ली से लेकर ये मुंबई जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये अरावली के समांतर है। भारत का सबसे व्यस्त और राजस्थान का सबसे व्यस्त NH कौन सा, NH8, जिसे वर्तमान में 48 के नाम से जानते हैं। ठीक है, NH48, तो ये भी क्या है, अरावली के समांतर है। फिर बात करें वर्षा की, कि सर वर्षा रेखा 50 सेमी वर्षा रेखा भी अरावली की क्या है, समांतर है। 50 सेमी वर्षा रेखा भी अरावली की क्या है, समांतर है। तो बिल्कुल तीसरे पॉइंट की मैं बात करूँ तो देखिए तीसरे पॉइंट में भी आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ये इसी के समांतर है। देखिए ये अरावली है। ठीक है, जो अरावली, ये अरावली है। ठीक है, अरावली की जो बीच मध्य में समांतर में जो रेखा है, ठीक है, 50 सेमी वर्षा रेखा है, ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। अरावली के समांतर राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है 50 सेमी रेखा। अरावली के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो कौन सी है, 40 सेमी है, 25 सेमी पश्चिमी। और अरावली के पूर्वी सीमा का निर्धारण करने वाली कौन सी है, 60 सेमी है। अरावली के पूर्वी सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी है, पूर्वी सीमा का निर्धारण करने वाली 60 सेमी है, पश्चिम का 40 सेमी है। और अरावली के बीचों बीच, अरावली को राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। अरावली के बीचों बीच समांतर वो कौन सी है, 50 है। 50 मतलब 50-50, राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, 50 और 50। तो ये 3 वर्षा रेखा हो गई। ठीक है, जबकि एक बात आप ध्यान रखेंगे, 25 सेमी बात करूँ मैं, 25 सेमी वर्षा रेखा की मैं अगर बात करूँ तो 25 सेमी वर्षा रेखा आप ध्यान रखेंगे, मरुस्थल को 2 बराबर भागों में बांटती है। मरुस्थल को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो कौन सी है, 25 सेमी। राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो 50 सेमी। तो अब बात करेंगे सर 10 सेमी की बात करें तो ये 10 सेमी वर्षा रेखा है। 10 सेमी वर्षा रेखा
ये भी ध्यान रखेंगे। रेड क्लब रेखा के समांतर है, रेड क्लब रेखा के समांतर 10 सेमी है। मरुस्थल को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो 25 सेमी है। और अरावली के पश्चिमी सीमा का निदान 40 सेमी। अरावली के समांतर राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, 50 सेमी। अरावली के पूर्वी सीमा का निदान कौन करती है, तो आप बताएंगे सर 60 सेमी है। अब देखिए आप, ये मैदान है और ये पठार है। मैदान और पठार के बीच में एक वर्षा रेखा आप और ध्यान रखेंगे, ये भी काम का क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। ये 75 सेमी है। यहाँ से क्वेश्चन ये आता है 75 सेमी वर्षा रेखा क्या करती है, 75 सेमी वर्षा रेखा क्या करती है, इस पठारी भाग को मैदानी भाग को अलग करती है। यानी पठारी भाग और मैदानी भाग को अलग करती है, पठारी भाग को मैदानी भाग से अलग करती है। कौन, 75 सेमी वर्षा रेखा। तो मैं इतनी वर्षा रेखा आपको ध्यान रखनी है। और बात हम जलवायु में करेंगे, राजस्थान के क्लाइमेट में इनकी बातें करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये अरावली के समांतर थी, कौन सी, 50 सेमी इसकी बात कर रहे थे। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप 3 पॉइंट क्लियर होंगे। अरब सागर के मानसून के समांतर, NH 8 के समांतर, अरावली 50 सेमी वर्षा रेखा के समांतर है। अब हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हिमालय और विंध्याचल के मध्य स्थित है। बिल्कुल हिमालय और विंध्याचल के बीच में स्थित है। कौन, हिमालय उत्तरी भाग में स्थित है और विंध्याचल मध्य भाग में स्थित है। और इनके दोनों के बीच में कौन है, अरावली है। इसी कारण अरावली मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सिंधु नदी और गंगा नदी के मैदान को अलग कौन करती है, तो अरावली करती है। कौन करती है, अरावली करती है। सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच के मैदान को अलग कौन करती है, अरावली करती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अरावली करती है। देखिए आप, ये अरावली है तो इसके ऊपर ये सिंधु नदी का मैदान और अरावली के इस भाग में गंगा नदी का मैदान। तो अरावली क्या करती है, इन दोनों को अलग करती है, ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। तो कितनी विशेषता बता दी मैंने, 5 विशेषता। ये 5 विशेषता अरावली की है। इसके बाद में अगर मैं अरावली की बात करूं तो देखिए आप, अरावली के बाद में और अगर विस्तार से बात करें, देखिए और विशेषताओं की बात करें, 6 नंबर विशेषताओं की मैं बात करूं। अरावली का क्षेत्रफल कितना है, ये आप ध्यान रखेंगे, 99,7701 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वैसे कितना अरावली का, तो अरावली का क्षेत्रफल कितना, लगभग 9%, 9.3% भी ऑप्शन में आए तो आप ध्यान रखेंगे, 9.3% है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अरावली में जनसंख्या कितने % निवास करती है, जनसंख्या राजस्थान की कितने % जनसंख्या निवास करती है, लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है अरावली में, 10%। अगली बात करें, यहाँ मिट्टी कैसी है, तो आप बताएंगे सर मिट्टी पथरीली है। यहाँ मिट्टी कैसी है, पथरीली मिट्टी है। मिट्टी कैसी है, पथरीली है। जैसे आप कह सकते हैं कंकरीली है, कंकरीली मिट्टी है सर, पथरीली मिट्टी है, कंकरीली। यहाँ कृषि कैसी होती है अरावली में, अरावली में कृषि कैसी होती है, अरावली के ढालों पर मक्का की कृषि होती है। अरावली के ढालों पर मक्का की कृषि होती है। अरावली के अगर ढालों की बात करूँ, घास के मैदानों को क्या कहते हैं, घास के मैदान। अरावली के ढालों पर घास के मैदानों को क्या कहते हैं, रोही के नाम से जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अरावली के ढालों पर घास के मैदान क्या कहलाते हैं, रोही। कृषि कैसी होती है, यहाँ मक्का की कृषि होती है। और अगर मैं बात करूँ अरावली के, अरावली अवशेष किसका है, तो आप बताएंगे सर ये अवशेष गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये बात हमने कर ली, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ठीक है, ठीक है। राजस्थान, इसे खनिजों का अजायब घर, अरावली को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिज सर्वाधिक उत्पादन होता है, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, अजायब, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है किसको, अरावली को। सबसे ज़्यादा खनिज यहीं उत्पादन होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम इसी से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम इसी पर्वतमाला से होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम इसी पर्वतमाला से होता है। और अगर मैं बात करूं, ये राजस्थान में महान जल विभाजन का काम करती है। राजस्थान में महान जल विभाजन का काम करती है, महान जल विभाजन का काम करती है। अब सर बात करें कि महान जल विभाजन का काम कैसे करती है। देखिए अरावली से जो नदियाँ निकलती हैं, जो पूर्वी भाग में निकलती हैं अरावली से, देखिए आप ध्यान से, अरावली के पूर्वी भाग से निकलने वाली सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और पश्चिम भाग से निकलने वाली सभी नदियाँ अरब सागर में जाती हैं। तो जल का बंटवारा कर रही है, जल विभाजक का काम करती है कौन, महान जल विभाजक का काम करती है कौन, अरावली करती है।
तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ये विशेषताएं चल रही हैं अरावली की। ये महान जल विभाजन का कार्य करती कौन? अरावली करती है। बात समझ रहे हो? सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है खनिजों का अजायबघर गोंडवाना लैंड का अवशेष घास को रोही कहते हैं। कृषि ध्यान रखनी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अरावली की और बात करें तो अरावली का ढाल किधर है या विस्तार किधर बढ़ता है? तो अरावली का मैं विस्तार की बात करूं तो विस्तार किधर बढ़ जाता है? सर्वाधिक विस्तार कौन से? दक्षिण अरावली में है। अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है? दक्षिण अरावली यानी उदयपुर में है। सबसे ज़्यादा विस्तार अरावली का कहाँ है? दक्षिण अरावली में है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगर मैं बात करूँ अरावली की जलवायु की बात करूँ तो अरावली में किस प्रकार की जलवायु है? तो आप बोलोगे सर उप आर्द्र है। कैसी है? उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अरावली में उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये सभी विशेषताएं किसकी है? अरावली की है। बात समझ पा रहे हो? इसके बाद में अगर आप और देखें तो आप बताएंगे सर अरावली मरुस्थल के विस्तार को पूर्वी ओर जाने से रोकती है। पूर्वी ओर जाने से रोकती है। मरुस्थल के विस्तार को पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, तो बीच में कौन आ गई? अरावली आ गई, तो विस्तार को रोकती है। अगर मैं और बात करूं बंगाल की खाड़ी मानसून को ये रोकती है। और बंगाल की खाड़ी के मानसून से रोकने के बाद में ये पूर्वी राजस्थान में वर्षा करवाने में सहायक होती है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान में वर्षा, देखिए बंगाल की खाड़ी का मानसून जब आएगा तो अरावली के टकराता है और पूर्वी टकराने के बाद में यहीं पर वर्षा करता है। तो पूर्वी राजस्थान में वर्षा होने का कारण बंगाल की खाड़ी से होता है। उसका मुख्य कारण कौन है? अरावली है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे अरावली की विशेषताओं में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ पा रहे होंगे इस बात को कि अरावली की विशेषताएं क्या है। ठीक है, इतनी विशेषता आपको ध्यान रखनी है अरावली की। टोटल मैंने 17-18 विशेषता बता दी है, आप ध्यान रखेंगे इस विशेषताओं को। ठीक है, विशेषता से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, निम्न में से सुमेलित करो कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो आप ध्यान रखेंगे कि विशेषताओं से क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, और अरावली के अरावली के मध्यवर्ती भाग से जो नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ कौन सी है? इधर वाली बनास नदी है और इधर लूनी नदी है। अरावली के मध्य भाग से दोनों तरफ से नदियाँ निकलती हैं, एक जाती है बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर में। तो कौन सी है? बनास और लूनी नदी है, इसके दो बराबर भाग, ठीक है, में जा रही है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलो इसके बाद में अगले वाले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भूकंप संवेदनशील क्षेत्र की अगर मैं बात करूं और आप ध्यान रखेंगे, देखिए अरावली जल विभाजन का काम तो करती है। तो जब अरावली राजस्थान में जल विभाजन का काम करती है और मध्य भारत में कौन करता है? विंध्याचल करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दक्षिण भारत में कौन करता है? पश्चिमी घाट करता है। ठीक है, दक्षिण भारत की मैं बात करता तो पश्चिमी घाट करता है। ठीक है, जिसे हम सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री पर्वतमाला। और मध्य भारत में कौन करता है? अरावली करती है, विंध्याचल करता है मध्य भारत में। और राजस्थान की और बात करूँ तो राजस्थान में कौन करता है? अरावली करती है। और उत्तरी मैदान की बात करूँ तो वहाँ कौन करता है? हरियाणा का अंबाला क्षेत्र करता है। तो अब ध्यान रखेंगे, उत्तरी मैदान में पूछे तो हरियाणा का अंबाला, राजस्थान में पूछे तो अरावली, और मध्य भारत में पूछे तो विंध्याचल, और दक्षिण भारत में पूछे तो पूर्वी घाट जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, या पश्चिमी घाट, पूर्वी नहीं पश्चिमी घाट जिसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। यानी कि मेरा कहने का मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप इतना ध्यान रखेंगे कि सर जल विभाजन में अगर और क्वेश्चन पूछ लें तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पश्चिमी घाट की। ये दक्षिण भारत में जल विभाजन का काम करती है और ये मध्य भारत में जल विभाजन का काम कौन करती है? विंध्याचल करती है। और राजस्थान में कौन करती है? अरावली करती है। और मैदान में कौन करता है यहाँ पर जल विभाजन का काम? तो यहाँ पर करता है हरियाणा का अंबाला क्षेत्र करता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आप संवेदनशील की मैं बात करूँ तो अगला पॉइंट देखिए आप, अरावली में भूकंप संवेदनशील क्षेत्र की मैं बात करूं अरावली में, तो यहाँ देखिए आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने तो एक बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए आप संवेदनशील क्षेत्र में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है।
ठीक है। तो सबसे पहले आप बात ये ध्यान रखेंगे, जैसे अरावली की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और इस भूकंप संवेदनशील क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आप एक बात ध्यान रखें, देखिए ये अरावली है, ठीक है, ये अरावली है, ठीक है। अब आप बात करेंगे सर ये दक्षिणी भाग है और ये पश्चिम भाग है, ठीक है, और ये उत्तरी दिशा की बात करें और ये पूर्वी दिशा की बात करें, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अरावली में मुख्य अरावली जहाँ फैली हुई है वहाँ तो भूकंप संवेदनशील क्षेत्र कम है, लेकिन अरावली के उत्तर और पूर्वी भाग में अगर मैं बात करूँ अलवर और भरतपुर की, तो एक तो क्षेत्र यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पूछे कि सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र अरावली के संदर्भ में कहाँ है, तो आप बताएंगे उत्तर और पूर्व में है। बात समझ पा रहे हैं? तो सर उत्तर पूर्व की अगर बात करें तो उत्तर पूर्व में आप ध्यान रखेंगे, एक तो अलवर की तिजारा पंचायत, ठीक है। और बात मैं यहाँ पर अगर भरतपुर की करूँ तो आप ध्यान रखेंगे भरतपुर में एक तो पहाड़ी और एक नगरी पंचायत, एक तो पहाड़ी और एक नगरी पंचायत, ये देखिए दोनों ही क्षेत्र अरावली और भरतपुर वाले दोनों ही क्षेत्र उत्तर और पूर्व में आ रहे हैं अरावली के। बात समझ रहे हैं? अब बात करूं मैं अरावली के दक्षिण और पश्चिम में, तो दक्षिण और पश्चिम में आप ध्यान रखेंगे तो बाड़मेर का क्षेत्र, देखिए बाड़मेर, आप बताएंगे सर बाड़मेर में कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक संवेदनशील है? चौहटन है, ठीक है। चौहटन बाड़मेर में अर्ध कुंभ भी मेला लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, सुइयों का मेला लगता है, इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है चौहटन बाड़मेर में। लेकिन चौहटन बाड़मेर ये संवेदनशील क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी के बाद में मैं यहाँ बात करूँ दक्षिण पश्चिम में ही जालोर क्षेत्र में, तो आप ध्यान रखेंगे जालोर क्षेत्र का सांचौर ये सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है। तो देखिए हम एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से 6.9 रिएक्टर तक की भूकंप की संभावनाएं हैं, ठीक है। और यहाँ कितनी बताई गई है? सेम यहाँ बताई गई है दोनों में, तो आप ध्यान रखेंगे 6 से 6.9 तक बताई गई है, ठीक है। ये सर्वाधिक वाले क्षेत्र है, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मध्य वाले क्षेत्र और निम्न वाले क्षेत्र। अब एक बात ध्यान रखें, मैं अगर आपको मध्य वाले क्षेत्र बता दूं, मध्यम, तो आप निम्न वाले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे कि अधिक वाले क्षेत्र हमने याद कर लिए, ये अधिक वाले क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमने जो अभी पढ़े ये कौन से अधिक वाले हैं, ठीक है। जब ये अधिक वाले हैं दोनों क्षेत्र, अरावली के उत्तर पूर्व में और अरावली के दक्षिण पश्चिम में, ये दोनों ही क्षेत्र अधिक वाले हैं, दोनों ही क्षेत्र ये अधिक वाले क्षेत्र मैंने बता दी। अब मैं बात करूँ मध्यम क्षेत्र वाले की, तो मध्यम में एक बात तो आप ध्यान रखेंगे कितने रिएक्टर की बात, 5 से 5.9 की तक का क्षेत्र है। भूकंप क्षेत्र संवेदनशील कितने हैं? 5 से 5.9 है। अब इसमें ध्यान क्या रखेंगे, एक तो ध्यान रखेंगे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 3 तो हो गए सीमावर्ती जिले, आप ठीक है, मरुस्थल में सीमावर्ती जिले जो रेड क्लिफ रेखा के सहारे सारे, ये 3 जिले आ गए, ठीक है। 3 तो ये जिले आ गए। आप याद करने का तरीका बता रहा हूँ, 3 जिले आप भोमट वाले ध्यान रखेंगे। भोमट वाले कौन से? देखिए आप सिरोही से स्टार्ट करेंगे, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, ये 3 जिले सीमावर्ती ये लेने, 3 जिले सीमावर्ती ये लेने, 6 जिले हो गए। देखिए आप 3 कौन कौन से? सिरोही, ठीक है, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, ठीक है। 3 जिले ये भूमट वाले लेने हैं, 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले लेने हैं, ठीक है। और 3-4 आपको ये ध्यान रखना है, एक तो सीकर, ठीक है, सीकर आपको एक बात ध्यान रखना है। और सीकर के अलावा अगर बात करें तो देखिए आप सीकर के अलावा झुंझुनू ध्यान रखेंगे, ठीक है, सीकर के अलावा आप झुंझुनू ध्यान रखेंगे। और झुंझुनू के अलावा अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे दौसा, और भरतपुर का शेष भाग कौन सा? जैसे पहाड़ी और नगरी को छोड़कर, तो मैं भरतपुर की बात कर लेता हूँ। देखिए आप भरतपुर, ये आते हैं मध्य में। अब आप बात करेंगे सर अधिक वाले क्षेत्र हो गए, मध्य वाले हो गए, यानी उच्च वाले, उच्च वाले और मध्यम की बात करें सर। और अब बात करें निम्न की,
निम्न की बात करें तो वहाँ 4 से 4.9 तक संवेदनशील भूखंड क्षेत्र का क्षेत्र आता है। तो अब आप बताएंगे सर इनमें कौन से जिले याद करने हैं, तो आप ध्यान ही नहीं रखेंगे। शेष जो भी जिले बचे अब देखिए, आप शेष राजस्थान के शेष जिले, ठीक है, तो वो सब किसमें, निम्न संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, शेष जो भी जिले बचे आपको ध्यान क्या रखना है, अधिक वाले क्षेत्र ध्यान रखने और एक मध्यम वाले ध्यान रखने, और जो बाकी बच गए वो शेष किस में आएंगे, निम्न वाले में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे भूकंप संवेदनशील क्षेत्र इलाकों। अब आप पूछे प्रश्न ये आए कि अरावली के, देखिए अरावली के मुख्य भाग में, देखिए आप अरावली के मुख्य भाग में भूकंप कम है, क्योंकि अरावली के उत्तर पूर्वी में ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है और अरावली के दक्षिण पूर्वी पश्चिम भाग में ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र इलाका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अरावली में अगले पॉइंट की ओर चलें तो देखिए आप अरावली में भूगर्भित संरचना की मैं बात करूं, अरावली में भूगर्भित संरचना की अगर बात करूं तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो ये आता है कि अरावली की भूगर्भित संरचनाओं का अध्ययन करने वाले सबसे पहले किसने अध्ययन किया था, तो अध्ययन सबसे पहले किया था एम हेरान ने, यानी आप ये कह सकते हो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, एम हेरान ने। अरावली की उत्पत्ति कौन से काल में हुई है, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है, और प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले कौन थे, एम हेरान थे। और एम हेरान ने यह 6 प्रकार की चट्टानें बताई हैं, 6 प्रकार के। ठीक है, 6 प्रकार की चट्टानें बताई है एम हेरान ने, तो आप ध्यान रखेंगे वो 6 प्रकार की कौन सी है। उनमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 6 प्रकार की कौन सी है और उन 6 में से, ठीक है, जिले कौन से हैं, बात समझ पा रहे हो। और सबसे पहले डायरेक्ट देखो महिला प्रयोग से पूछा था कि अरावली की भूगर्भित बनावट का विस्तार से वर्णन करने वाले कौन थे, एम हेरान ने। तो ये महिला पर्यवेक्षक में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एम हेरान वाला क्वेश्चन। और आप ध्यान रखेंगे एम हेरान ने प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का अध्ययन किया था, जो 6 भागों में विभाजित किया था। तो अब 6 भागों में आप जिले याद रखेंगे तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, 6 में कौन कौन सी ध्यान रखना है। देखिए 6 में नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो उसका नंबर 1 क्या है, बुंदेलखंड निष्कर्म की चट्टानें। बुंदेलखंड निष्कर्म की चट्टानें ये कहाँ कौन कौन से जिले में, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में अगर मैं ध्यान रखें। देखिए आप अगर मैं बात करूं तो देखिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। भारत के संदर्भ में मैं बात करूं तो देखिए राजस्थान में बेंगू से लेकर सासाराम, बिहार तक ये विभिन्न श्रेणी है, यानी बेंगू से लेकर, बेंगू कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ में, राजस्थान चित्तौड़ की मैं बात कर रहा हूँ। और सासाराम कहाँ पड़ता है, सासाराम बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो सासाराम बिहार से बेंगू के बीच में ये विभिन्न श्रेणी है, वो कौन सी श्रेणी, उसी का भाग कौन सा है, बुंदेलखंड निष्कर्म की चट्टानें। तो लेकिन ये जो बुंदेलखंड है तो कौन कौन से जिले में आ रही है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर सर ये 3 जिलों में आ रही है तो ये बेड़च नदी के बेसिन में आ रही है। बेड़च नदी के बेसिन में आ रही है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो बुंदेलखंड निष्कर्म की चट्टानें ये मुख्य रूप से अगर बात करें तो बेगू, चित्तौड़ से सासाराम बिहार तक स्थित है। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी की अगर मैं मस्जिद की बात करूँ तो वो कहाँ है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चट्टान आप ध्यान रखेंगे, जिले याद रखेंगे। अगर ये 3 जिलों है तो इसका मतलब बेड़च नदी यहीं बहती है, 3 जिलों में, तो बेड़च नदी के बेसिन में स्थित है। ठीक है, तो फिर एम हेरान ने अगली चट्टान कौन सी बताई है, देखिए पट्टित निष्कर्म की चट्टानें बताई है। किसने, ये जो पट्टित क्रम की निष्ठ चट्टान है ये परतदार है, परतदार चट्टानें ये परतों के रूप में है। ठीक है, परतदार चट्टान ये उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और अजमेर में स्थित है। उदयपुर से लेकर अजमेर तक स्थित है। यानी आप बताएंगे सर ये दक्षिणी अरावली में इसका विस्तार ज़्यादा है। बात समझ पा रहे हैं ना आप, दक्षिणी अरावली में इसका विस्तार ज़्यादा है। अब आप कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करके देख ले सकते हैं। देखिए आप, मैंने यहाँ पीछे बताया भी था, ये देखिए आप, ये अरावली है। ठीक है, तो आप सिरोही से लेकर और अजमेर के बीच में ये जो अरावली है ये तो मध्य अरावली है,
ये तो मध्य अरावली, यानी आप बताएंगे सर सिरोही से लेकर, सिरोही से अगर मैं बात करूँ सिरोही से अजमेर के मध्य की मैं बात करूँ तो आप बताएंगे कि सर यहाँ मध्य दक्षिणी अरावली है। कौन सी अरावली? दक्षिण अरावली। तो देखिए उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और अजमेर ये दक्षिण अरावली में पट्टित खनिज क्रम की चट्टानें सर्वाधिक पाई जाती है। ये बात सबसे पहले बताने वाले कौन थे? एम हैरान थे। तो एम हैरान महोदय साहब ने अगली चट्टान का बताई है, वो कौन सी बताई है? अरावली महासमूह है, यानी धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान भी इसका नाम है। अच्छा, इसके धारवाड़ क्रम की चट्टान इसका नाम क्यों पड़ा? तो इस बात के पीछे भी एक लॉजिक है। देखिए आप, लॉजिक क्या है कि इन चट्टानों का सबसे पहले अध्ययन कर्नाटक के धारवाड़ जिले में किया गया था। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में इन चट्टानों का सबसे पहले अध्ययन किया गया था। इसी कारण इन चट्टानों का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया है। और इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों को राजस्थान के संदर्भ में देखें तो इन्हें कहा जाता है अरावली महासमूह है। ठीक है, और ये अरावली महासमूह देखिए उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और अजमेर। तो आप बताएंगे सर इसका विस्तार भी ज़्यादातर दक्षिणी अरावली में ही है। देखिए आप उदयपुर, ठीक है, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और अजमेर, यानी आप कह सकते हैं सर अगर बात करें तो इनका विस्तार भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? दक्षिणी अरावली में। बात की गहराई को आप समझ पा रहे हैं? दक्षिणी अरावली में, दक्षिणी अरावली में। यही संदर्भ कहाँ था? यहाँ था, दक्षिणी अरावली में ज़्यादा विस्तार था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये दक्षिणी अरावली, ये भी दक्षिणी अरावली है। ठीक है, चलो ठीक है। अब बात करें, देखिए आप आगे बात करेंगे, ये 3 प्रकार की होगी। आगे मैं बात करूं तो रायलो क्रम की चट्टान है, इसको हम कहते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टान। कुड़प्पा क्रम की चट्टान भी कहते हैं। और कुड़प्पा क्रम की चट्टान कहने का सबसे बड़ा लॉजिक क्या रहा? यही लॉजिक रहा कि भारत के अगर संदर्भ में मैं बात करूं तो देखिए आप भारत में आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में, आंध्र प्रदेश यानी सीमांध्र, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में सबसे पहले इन चट्टानों का अध्ययन किया गया। तो इसका नाम क्या रखा गया? इन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो कुड़प्पा एक जिला है आंध्र प्रदेश का, सबसे पहले इन चट्टानों का अध्ययन यहीं पर किया गया, तो इसे कुड़प्पा क्रम की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ इन चट्टानों की तो ये रायलो क्रम की चट्टानें के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे सर ये सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो देखिए आप अलवर, जयपुर, सीकर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर। तो आप बात करेंगे सर राजसमंद और जो उदयपुर है ये तो दक्षिणी अरावली का भाग है। बात समझ पा रहे हैं? ये तो दक्षिणी अरावली का भाग है। ठीक है, और सर अजमेर है ये मध्य अरावली का भाग है। बात समझ पा रहे हैं? अजमेर मध्य अरावली का भाग है। और सर ये जो 3 जिले हैं ये उत्तरी अरावली के हैं। तो देख लीजिए आप, उत्तरी अरावली। अब आप बता सकते हैं कि उत्तरी अरावली के 3 जिले, एक मध्य अरावली और एक दक्षिण अरावली। ठीक है, मुख्य रूप से मध्य अरावली एक ही जिले में फैली हुई है। कौन से जिले में? अरावली, वो अजमेर में। अगर बात करें अजमेर में फैली हुई है वो मुख्य रूप से है। लेकिन अगर 3 या 2 के जोड़े हैं तो आप बताएंगे सर अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में 3 जिलों में मध्य अरावली फैली हुई है। लेकिन इस रायलो क्रम की चट्टानों की मैं बात करूं तो इन जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। ये 4थे क्रम की चट्टान है। अब मैं आगे बात करता हूं। देखिए आप दहली महासमूह की अगर मैं बात करूं तो दहली महासमूह की अगर बात करें तो आप देखिए दहली महासमूह की हम बात करेंगे, सर ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? अब तो आप बताएंगे सर अरावली, जयपुर और सीकर और झुंझुनू ये सभी जिले कौन से अरावली में आते हैं? उत्तरी अरावली में आते हैं। उत्तरी अरावली में आते हैं। बात समझ पा रहे हैं? ये उत्तरी अरावली में दहली महासमूह की चट्टानें पाई जाती हैं। इन सभी 6 चट्टानों को अध्ययन एम हैरान ने किया और इन सभी 6 के स्वरूप को अगर एक देखें मुख्य रूप से तो यही अरावली का भाग है। ठीक है, अगर 6 को लगातार मुख्य रूप से एक क्रम में देखें तो इन सभी 6 से जो मनी है वो अरावली का संपूर्ण भाग सामने आया है। ठीक है, तो अब बात करें 6 नंबर की चट्टान की मैं बात करूं, मालानी क्रम की चट्टान है। देखिए मालानी क्रम की चट्टानें अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से मालानी, बाड़मेर में, मुख्य रूप से कहाँ है? मालानी, बाड़मेर में। और ये बाड़मेर के अलावा अगर मैं बात करूं तो बाड़मेर के अलावा इनका विस्तार जालौर में भी स्थित है। बात समझ पा रहे हैं? इनका विस्तार जालौर में भी है, मालानी में मुख्य रूप से। और अगर मैं बात करूं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है। ये ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध मुख्य रूप से मालानी बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर और जालौन में इनका विस्तार पाया जाता है। तो मालानी क्रम की चट्टानें, दहली समूह की चट्टानें और राइलो क्रम की चट्टानें, ठीक है। तीन हमने अध्ययन कर लिए। 6 प्रकार की चट्टानों का समूह ही अरावली का अध्ययन है, ठीक है। तो अरावली के अध्ययन की में जितनी 6 प्रकार की चट्टानें उनका अध्ययन करने वाले अहम हैरान थे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।